पेपर और 2012 के पेपर में हमने डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 28 तक, लास्ट 29 करते हैं. सो अगेन वी विल राइट ऑल द आंसर्स. सी बोल रहा है डिफाइन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप. डिफाइन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप. आप लोगों को डिस्प्ले आ रहा है? यस सर. ठीक है. सो लिखते हैं इसका आंसर. मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप. मैग्नीफाइंग पावर का सिंबल क्या होता है? छोटा है. छोटा एम लेते हैं या कैपिटल एम लेते हैं? आई गेस कैपिटल एम ले लेते हैं इसको सिंबल. और इसका एक और नाम क्या होता है? इसका एक और नाम होता है एंगुलर मैग्निफिकेशन. बेसिकली कोई भी जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो हमेशा विजुअल एंगल को बड़ा करता है. तो एंगुलर मैग्निफिकेशन बोलते हैं क्योंकि हमेशा एंगल को वो बड़ा करता है. सो हाउ डू वी राइट इट मैथमेटिकली? कैपिटल एम इज इक्वल टू, इट इज अ रेशो. इट इज अ रेशो. ऊपर आता है विजुअल एंगल subtended by final image, angle subtended by final image on the eye upon visual angle subtended by object on the eye directly. डायरेक्टली का मीनिंग ये है कि विदाउट टेलीस्कोप, दैट इज विदाउट टेलीस्कोप. तो हम जो है कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पर दो एंगल्स का. न्यूमरेटर में जो एंगल है वो है जो इमेज ने डाला है आई के ऊपर, और डिनोमिनेटर में जो एंगल है दैट इज ऑब्जेक्ट ने जो एंगल डाला है आई के ऊपर विदाउट टेलीस्कोप. यस. ऊपर वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं? बीटा. और नीचे वाले को अल्फा. क्योंकि ये एंगल्स नॉर्मली काफ़ी छोटे होते हैं तो यूजिंग स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या कर देंगे हम? बीटा को टैन बीटा एंड अल्फा को टैन अल्फा. सो बीटा इज अप्रोक्सीमेटली टैन बीटा एंड अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली टैन अल्फा. तो देयरफॉर कैपिटल एम बन जाएगा टैन बीटा अपॉन टैन अल्फा. सो दिस इज फॉर टेलीस्कोप. अब ये कौन सी टेलीस्कोप की बात हो रही है यहाँ पर? फॉर द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप विच इज ऑल्सो कॉल्ड, इसका एक और नाम होता है ना, हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप. सो दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप. इसके अंदर कितने लेंस होते हैं? इसमें होते हैं दो लेंसेस. Or you can write it has two convex lenses, objective lens and eyepiece lens. ऑब्जेक्टिव लेंस का क्या होता है फीचर्स? लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर. लार्ज फोकल लेंथ, लार्ज अपर्चर. काफी बड़ा होता है इसका जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है टेलीस्कोप का. एंड आई पीस होता है स्मॉल फोकल लेंथ एंड स्मॉल अपर्चर. स्मॉल फोकल लेंथ, स्मॉल अपर्चर. अब यहाँ पर हमने ये डिफाइन तो कर दिया ना. यहाँ पे क्या बोल रहा है? राइट इट्स एक्सप्रेशन. इसका एक्सप्रेशन लिखना है हमें टेलीस्कोप का. सो लेट्स डू वन थिंग, इसको हम ड्राइव ही कर लेते हैं क्योंकि ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाली जो यूनिट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. सो लेट अस ड्रॉ दी सर्किट, सॉरी सर्किट डायग्राम बोल रहा हूँ. लेट अस ड्रॉ दी रे डायग्राम ऑफ टेलीस्कोप. और जब भी हम रे डायग्राम बनाते हैं कैपिटल एम की कैलकुलेशन के लिए हम बनाते हैं हमेशा नियर पॉइंट एडजस्टमेंट में, जहाँ पर इमेज बनती है हमारी आईज से 25 सेंटीमीटर सामने. सो इफ यू डू दैट, सो विच लेंस इज दिस? Objective lens. This is the objective lens of large focal length and large aperture, and this is the principal axis. and यहाँ पर रेज ऑफ लाइट कहाँ से आ रही हैं? रेज ऑफ लाइट आ रही हैं बहुत दूर एक ऑब्जेक्ट से. सो लेट अस से कि मून से आ रही है इन दिस केस. सो अगर ये रेज ऑफ लाइट आ रही है बहुत दूर से, सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन जस्ट टेक कि काफ़ी दूर से आ रही है लाइक दिस.
और यहाँ पे आके इस तरीके से आप करवा दो इंसिडेंट। अब ये जो रेज आ रही हैं ये आपस में तो पैरेलल हैं, यहाँ पे लिख देते हैं मून से आ रही हैं ये रेज आपस में तो पैरेलल, लेकिन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो ये रेज क्या करेंगी, दे विल कन्वर्ज इन द फोकल प्लेन ऑफ दिस कॉन्वेक्स लेंस। तो ये जो रे है ये वाली, ये तो सीधी सीधी चली जाएगी, ये कहीं पे मुड़ने वाली नहीं है, और ये सारी की सारी इसमें कन्वर्ज होके कहीं पे यहाँ पर मीट करेंगी। और ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस होगा फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो कॉन्वेक्स लेंस है उसने अपने फोकल प्लेन में इनको कन्वर्ज किया है इंसिडेंट लाइट रेज को। और ये जो आपको मिल रहा है यहाँ पर, दिस इज, लेट्स कॉल इट a dash b dash, दिस इज द इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। इसके बाद कौन सा लेंस आएगा, आईपीस लेंस। आईपीस लेंस। आईपीस लेंस जो है थोड़ा सा छोटा साइज में बनेगा। सो दिस इज द आईपीस लेंस। एंड आईपीस लेंस को आईपीस लेंस क्यों बोलते हैं, आई के पास होता है, क्योंकि आई के पास होता है। और यहाँ पर हम इस तरीके से बनाएंगे कि हमारा जो फाइनल इमेज बनेगा दैट विल बी एट LDDV, कैपिटल डी डिस्टेंस पर होगा। सो लेट अस से दिस इज वन रे एंड दिस इज अनदर रे। सो ये रे जाएगा सीधा और इसको बनाएंगे थोड़ा सा टेढ़ा। टेढ़ा इसलिए बना रहे हैं जिससे कि लेफ्ट साइड में इनका इंटरसेक्शन हो पाए। सो इट इज लाइक दिस। तो ये क्या मिल गया हमको, फाइनल इमेज। ये आ गया फाइनल इमेज। लेट्स कॉल इट A डबल डैश B डबल डैश। अब यहाँ पे हमें एंगल्स मार्क करने चाहिए। अच्छा ये डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस, दिस इज गोइंग टू बी UE। UE बोल देते हैं इसको, UE। और ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस से लेकर आईपीस लेंस तक का, इसे हम बोल देते हैं कैपिटल लेटर L। दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेलीस्कोप ट्यूब बोलते हैं इसको, जो कि यहाँ पे आ रहा है L इज इक्वल टू F0 प्लस मॉड UE बोलते थे इसको। और यहाँ पर हमने क्या चीज़ मिस कर दी मार्क करनी, एंगल। एंगल मार्क करना चाहिए हमको। कौन कौन से एंगल्स, अल्फा एंड बीटा। अल्फा बीटा। तो अल्फा ये वाला एंगल होता है, दिस एंगल इज अल्फा, एंड इफ दिस एंगल इज अल्फा देन दिस एंगल विल आल्सो बी अल्फा, and this angle over here will be beta. So this is the optical center of objective lens, let's call it capital O, and this is the optical center of eyepiece lens, let's call it capital E. ये जो बीटा एंगल है, ये बीटा एंगल कौन से ट्रायंगल में लाई कर रहा है, ये दो ट्रायंगल्स में लाई कर रहा है, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला ट्रायंगल। तो अगर हम छोटे वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, इसका नाम है A dash E B dash, ये जो ट्रायंगल है A dash E B dash। सो इस ट्रायंगल से tan बीटा कितना आएगा, क्या देगा, A dash B dash upon UE। yes, so tan बीटा is A dash B dash upon UE। ठीक है। अच्छा बड़े वाले ट्रायंगल से क्या आएगा tan बीटा, बड़े वाले ट्रायंगल से A डबल डैश B डबल डैश अपॉन कैपिटल D, कैपिटल D। क्योंकि जो हमारी इमेज फॉर्म हुई है वो I से D सामने पैदा हुई है। सो यहाँ पे आप I जरूर दिखा देना तरीके से। So tan beta will be A double dash B double dash upon capital D from the bigger triangle। इसका नाम दे देंगे A double dash E B double dash। मैग्नीफाइंग पावर की कैलकुलेशन के लिए हम छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे या बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, छोटा वाला, छोटा वाला लेंगे। अच्छा tan अल्फा कौन से ट्रायंगल से निकलेगा, A डैश B डैश और हाँ A dash O B dash। तो इस ट्रायंगल से क्या आ जाएगा tan अल्फा, अल्फा A डैश B डैश अपॉन FO। हाँ बिल्कुल। तो अगर आप इसकी प्रॉपर तरीके से लेबलिंग कर लोगे स्टार्टिंग में, तो आपको एंगल्स के tan निकालने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सो tan अल्फा इज गोइंग टू बी A dash B dash अपॉन F0। व्हाट इज F0, focal length of objective lens, correct। So this is what we have. What is capital D, it is the 25 centimeter।
25 centimeters of distinct vision for normal human eye. Least distance of distinct vision for normal human eye, and that is 25 centimeters, that we know, but we are doing a general thing, so we'll just write capital D. So this is what we have. ये arrows जरूर mark कर लेना अपने diagrams में. Arrows mark करना काफी important रहता है, और यहाँ पे भी arrows दिखा देना, मतलब चाहे incident rays हो चाहे refracted rays हो, arrows आपको जरूर mark करके आने. So ये हो गया. Okay. Now what is capital M? Capital M होता है tan beta upon tan alpha. Tan beta upon tan alpha. यहाँ पे tan beta कौन सा वाला लेंगे? ये वाला पहला. तो आ जाएगा a dash b dash upon ue whole upon a dash b dash upon f naught. कुछ cancel हो रहा है? a dash b dash. तो आ जाएगा f naught upon ue. So this is the general formula for magnifying power of astronomical telescope. General formula for magnifying power for astronomical telescope. Yes. इसमें हमने कितने केस पढ़ रखे हैं? 2 केस. Yes. तो भी कर लेते हैं. केस 1 क्या है? Normal adjustment. Normal adjustment, correct. And case 2? Near point adjustment. Near point adjustment. Yes. Normal adjustment में image कहाँ बनती है फाइनल? At infinity. और नियर पॉइंट वाला ही बनाया है हमने डायग्राम. सो फाइनल इमेज इज एट LD/dV. फाइनल इमेज एट LD/dV. ओके. अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं एग्जैक्टली? वी आर गोइंग टू अप्लाई लेंस फॉर्मूला हियर फॉर आईपीस लेंस. सो अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला फॉर विच लेंस? Eyepiece. For eyepiece lens. What is lens formula? 1 upon 1 upon f is equals to 1 upon v minus 1 upon u. 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u. So if we apply a lens formula for eyepiece lens for case 1, what do we write? 1 upon fe, right? 1 upon fe is equal to, यहाँ पर v कितना है? यहाँ पर v कितना है? v Intermediate image. ना, ये eyepiece लेंस ने ही तो बनाई है फाइनल इमेज. इंफिनिटी eyepiece लेंस बनाता है फाइनल इमेज एट इंफिनिटी. यहाँ पर v कितना है? Infinity. और यहाँ पर u कितना है? u है माइनस का ue. माइनस क्यों लिया है? यूजिंग साइन कन्वेंशन. ये है हमारा साइन कन्वेंशन लगा दिया यहाँ पर. ऐसा करने पे हमारे पास आ रहा है 1 upon fe. व्हाट इज 1 upon इंफिनिटी? 0. 1 upon fe आ गया 1 upon ue के बराबर. अब हमारा जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है? f नॉट अपॉन ue. तो क्या करेंगे? mu is equal to f naught upon fe. मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स बाय क्या? f नॉट. तो देगा f नॉट अपॉन fe इज इक्वल टू f नॉट अपॉन ue. इस f नॉट अपॉन ue को तो हम मैग्नीफाइंग पावर बोलते हैं. देयरफॉर क्या आ गया? f नॉट अपॉन fe. कौन से केस में? इन द नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन. अब इस वाले केस में इमेज बनी है आंखों से बहुत दूर या बहुत पास? बहुत दूर बनी है. तो छोटी दिखेगी बड़ी दिखेगी? छोटी दिखेगी. तो ये m min या m max? m min. हो गया आपका m min. अब ऑन द राइट हैंड साइड लेट अस डू द सेम थिंग. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1 upon f इज इक्वल टू 1 upon v माइनस 1 upon u. यहाँ पर f तो f ही हो जाएगा. f ही क्यों डल रहा है? क्योंकि ये आईपीस लेंस. करेक्ट. और यहाँ पे v कितना होगा? d. माइनस का कैपिटल टी. माइनस क्यों आ रहा है? साइन कन्वेंशन. और u कितना है? माइनस का u. क्या तो आ जाएगा 1 upon fe इज इक्वल टू माइनस का 1 upon d प्लस का 1 upon u.
हुई, क्या करेंगे आप? FO से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, हाँ, एफ नॉट, तो एफ नॉट से अगर करेंगे मल्टीप्लाई विल गेट एफ नॉट अपॉन एफ ई इज इक्वल टू माइनस का एफ नॉट अपॉन डी एंड प्लस का एफ नॉट अपॉन यू ई। ये जो एफ नॉट अपॉन यू ई है यही आपका कैपिटल एम है, तो कैपिटल एम क्या आ जाएगा? एफ नॉट अपॉन एफ ई प्लस एफ नॉट अपॉन F naught upon D. कैपिटल डी। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? F naught. F naught एफ नॉट आ रहा है। एक काम करो, एफ ई भी ले लो जबरदस्ती, एडजस्ट कर देंगे तो क्या आएगा ब्रैकेट में? 1 प्लस 1 plus Plus एफ ई अपॉन डी। E upon D. So this is the formula for magnifying power for near point adjustment. adjustment. इसमें इमेज क्या बन रही है? आंखों के सामने, बहुत ही पास, 25 सेंटीमीटर सामने, तो बड़ी दिखेगी छोटी दिखेगी? बड़ी. बड़ी बड़ी दिखेगी, तो ये हो जाएगा एम मैक्स। max. तो ये आ गए आपके एक्सप्रेशंस फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। Telescope. करेक्ट, तो ये हो गया हमारा काम। तो अब आते हैं इसके अगले पार्ट पे। देखो बेसिकली ये छोटा सा सवाल था, लेकिन हमने पूरा ही कर लिया रिपीट, जिससे कि हमारा काम बन जाए। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है? इट इज बीटा अपॉन अल्फा, तो आप ये बात ध्यान रख लो। और राइट इट्स एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो बहुत ही वेग है, तो आपको तीनों लिख के आने चाहिए, जनरल वाला भी और दोनों केस वाले भी। अब आते हैं इस पे। अब इस डेटा को आप जरा कॉपी कर लो। क्या बोल रहा है? स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 150 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे? एफ नॉट इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर 150 centimeter. एंड एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, तो एफ ई इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो इसको जरा एक बार कॉपी कर लो। अब इस टेलीस्कोप से हम क्या देख रहे हैं? इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज्ड टू व्यू अ 100 मीटर हाई टॉवर, तो एक 100 मीटर का टॉवर है जिसको हम देख रहे हैं इससे, जो कि 3 किलोमीटर दूर है। अब यहाँ पे किलोमीटर में बातें हो रही हैं, यहाँ पे सेंटीमीटर में बातें हो रही हैं, यहाँ पे मीटर में बातें हो रही हैं, तो यूनिट्स की कंसिस्टेंसी का ख्याल रख लेना। तो टावर है, हाइट है उसकी 100 मीटर, कितना दूर है? 3 kilometer. 3 किलोमीटर, यानी कि 3000 मीटर दूर है। और क्या निकालना है? फाइंड द हाइट ऑफ द फाइनल इमेज। ये फाइनल इमेज कौन बनाता है? Eyepiece lens. आईपीस। फाइंड द हाइट ऑफ द फाइनल इमेज व्हेन इट इज फॉर्म 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द आईपीस। कौन सा वाला केस है ये? Case 2. Case Near two. point. करेक्ट। तो ये है, तो करते हैं इसको जरा अटेम्प्ट। तो बेसिकली अगर हम डायग्राम में सोचें तो ये कौन सा लेंस है? Objective. ऑब्जेक्टिव लेंस। और ये कौन सा है? Eyepiece. आईपीस लेंस। क्या चीज देख रहे हैं? एक टावर देख रहे हैं। Tower 100 meter. 100 मीटर जो है हाइट है इस टावर की, और कितना दूर है ये? 3 kilometer. 3 किलोमीटर, यानी कि 3000 meter. 3000 मीटर। ठीक है। और हमें निकालना क्या है? Height of image found. हाइट ऑफ फाइनल इमेज। तो ए डबल Final. डैश बी डबल डैश निकालना है, यानी कि इसकी लंबाई निकालनी है। और ये कौन है? ये है ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश कौन बनाता है? Objective. Objective. ऑब्जेक्टिव लेंस बनाता है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं इसको। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ नॉट? 150 centimeter. 150 सेंटीमीटर। एफ ई 5 centimeters. 5 सेंटीमीटर। कौन सा वाला केस है? Second case. In case. Near point adjustment. नियर पॉइंट एडजस्टमेंट। डायग्राम बना लोगे तो फटाफट से काम बन जाएगा। अगर ये नियर पॉइंट एडजस्टमेंट है तो कुछ डिस्टेंसेस हम मार्क कर सकते हैं यहाँ पे। ये कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर, राइट? Yes. Sir. क्योंकि हमारी जो आई है वो यहाँ पे है, तो इस वजह से ये हो गया 25 सेंटीमीटर। और इस सिचुएशन में आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है ए डबल डैश बी डबल डैश की लेंथ निकालनी है, राइट? Yes, sir. ठीक है, ओके। और ये जो टावर है ना, मैंने कुछ ज़्यादा ही लंबा बना दिया है, तो मैं थोड़ा सा उसको छोटा करता हूँ। समझते हैं कि इस तरीके से ये टावर है यहाँ पर। ओके, अब यहाँ से अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ लाइक दिस, और छोटा करना पड़ेगा मेरे को इसको, जो डायग्राम में सही नहीं बैठ रहा। हाँ, तो ये हमारा 100 मीटर का टावर है। सो ये एंगल कौन सा होता है? अल्फा। Alpha. और ये भी अल्फा हो जाएगा। Yes. और अगर हम ज्वाइन करते हैं ए डबल डैश और ए डैश की टिप को ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई पीस से, तो बीटा एंगल हम मार्क कर सकते हैं। ये रहा बीटा एंगल, ठीक है।
अब मेरे को ये बताओ कि यहाँ पर tan अल्फा कितना आएगा? tan अल्फा tan 100 alpha अपॉन a 3000, dash b dash नहीं इससे हाँ, इससे 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 अच्छा 100 yes अपॉन 3000 सीधा कितना आ जाएगा tan अल्फा? 1/30 1/30, ठीक है। और इस वाले ट्रायंगल से कितना आएगा tan अल्फा? a डैश b डैश dash upon अपॉन ये कितना होगा? f f को f0 ही लेके चलेंगे इसको, yes sir अपॉन f0। तो 1/30 इज इक्वल टू a डैश b डैश अपॉन क्या? f0 कितना है? 150 50। तो a डैश b डैश कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस ने क्या किया, जो 100 मीटर का टावर था उसकी 5 सेंटीमीटर साइज की इमेज बना दी। ओके, यानी कि a डैश b डैश आ गया आपके पास 5 सेंटीमीटर। सो दिस इज 5 सेंटीमीटर्स। नाउ यहाँ से मेरे को बताओ कि tan बीटा कितना आएगा छोटे वाले ट्रायंगल से? a dash b dash upon fe a डैश b डैश अपॉन fe या ue? हाँ यू सॉरी हाँ ue होगा ना ये। fe तो yes तब होगा जबकि वो इमेज sir बनती है इन्फिनिटी पे। हाँ अब अच्छा, और बड़े वाले ट्रायंगल से कितना होगा tan बीटा? a double dash b double dash upon f naught plus ue ना 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 ना, डी डी 25। अच्छा सॉरी d ये लंबाई तो कैपिटल हाँ डी है ना yes भाई। sir हाँ yes yes हाँ हाँ, f0 तो ऑब्जेक्टिव से मेजर हो रहा है इस वजह से। तो हो गया 25, ठीक है। अब बात ये है कि एक काम करते हैं, ये जो यूई है ये निकाल लेते हैं। यूई कैसे निकालेंगे? यूजिंग आई पीस पे लेंस फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u लगा दो। किसके लिए? आई पीस के लिए। सो आई पीस के लिए लगाओगे तो क्या लिखोगे? 1/5 इज इक्वल टू क्या? 1/, upon 25 -25 -25 हाँ माइनस 1/u कर देते हैं, वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव आएगा। तो इससे जरा निकालना कि u कितना आ रहा है। ये आ रहा है -25.6 सेंटीमीटर आ गया। yes ठीक है, अब जो पहला वाला फॉर्मूला tan बीटा का, उसका यूज कर लेते हैं। तो tan बीटा कितना हो जाएगा? ए डैश बी डैश कितना है? 5। ए डैश बी डैश इज 5 राइट। 5 yes sir एंड यहाँ पे डाल देते हैं। और यू ई कितना आया? यू ई आएगा, इसको नेगेटिव मत लेना, नेगेटिव मतलब पीछे की साइड में है। यहाँ आ जाएगा 25/6। तो कितना आ जाएगा ये? 6/5 by 5 आ गया। और इसको डाल देते हैं इसके अंदर, दूसरे वाले के अंदर। तो क्या लिखेंगे? 6/5 इज इक्वल टू क्या अपॉन क्या? a double dash upon 20 b double dash upon 25 25। तो ए डबल डैश बी डबल डैश कितना आ जाएगा? 30 30 सेंटीमीटर। क्या निकालना था हमको? a double dash b double dash बिल्कुल। सो दिस इज द हाइट ऑफ क्या? final image फाइनल। दिस इज द हाइट ऑफ द फाइनल इमेज। सही है, यही आ रहा है ना? yes yes ओके ओके ग्रेट। सो ये हो गया। एक बार जरा आप लोग घर पे फिर से ट्राई कर लेना। अगर कोई और मेथड आपको स्ट्राइक कर रहा है तो उससे भी ट्राई करके बता देना, अगर कुछ और तरीका दिख रहा है तो करने का। ऑल राइट, अब करते हैं इसका और पार्ट। क्या बोल रहा है? हाउ इज द वर्किंग ऑफ अ टेलीस्कोप डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ माइक्रोस्कोप? माइक्रोस्कोप क्या करता है? so पास की चीज को बड़ा कर देता पास की चीज को बड़ा कर देता है, यानी कि वो विजुअल एंगल को इंक्रीज करता है। है और टेलीस्कोप क्या करता है? टेलीस्कोप भी विजुअल एंगल को इंक्रीज करता है, लेकिन डिफरेंट क्या है? टेलीस्कोप जो है दूर की चीज को पास ले आता है ना। पास ले आया था हाँ, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि माइक्रोस्कोप मैग्नीफाई करता है, माइक्रोस्कोप मैग्नीफाई करता है, और टेलीस्कोप रिजॉल्व करता है। माइक्रोस्कोप क्या करता है? मैग्नीफाई। magnify और टेलीस्कोप रिजॉल्व करता है। रिजॉल्व करना मतलब जो दूर की चीज़ है, जो कि रिजॉल्व नहीं हो पा रही थी, अब वो पास आ गई है एक तरीके से, उसकी इमेज पास आ गई है हमारी आँख के, तो वो एक तरीके से रिजॉल्व हो पा रही है। दैट्स द थिंग।
फिर क्या बोल रहा है, द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ माइक्रोस्कोप आर इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली। कौन सी माइक्रोस्कोप है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप होगी ना ये, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव और आईपीस है। ये सब कंपाउंड। हाँ, और कौन सा वाला केस है ये? नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला। कितना है मैग्निफिकेशन? 30। और कितना कितना है उसका ऑब्जेक्टिव का और आईपीस का फोकल लेंथ? 1.25 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द ऑब्जेक्टिव, यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस से कितना दूर रखेंगे ऑब्जेक्ट को कि ऐसा कुछ हो जाए। नॉर्मल एडजस्टमेंट में कहाँ बनती है इमेज? 25 सेंटीमीटर है Infinity. इन्फिनिटी। नॉर्मल एडजस्टमेंट से इन्फिनिटी। ठीक है, तो काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं। सो ये क्या कि हाउ मैग्नीफाई, और टेलीस्कोप क्या करता है? टेलीस्कोप रिजॉल्व करता है। तो आप लिख लेना कि माइक्रोस्कोप में इट मैग्निफाइज, इट रिजॉल्व्स, इट मैग्निफाइज एंड हेंस इंक्रीजेस द विजुअल एंगल। ये दोनों डिवाइसेस में कॉमन क्या है? दोनों ही विजुअल एंगल को इंक्रीज। इट रिजॉल्व्स एंड हेंस इंक्रीजेस द विजुअल एंगल। और कुछ डिफरेंस है इनके बीच में? यहाँ पे कौन सी वाली माइक्रोस्कोप की बात हो रही है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, राइट? यस सर। तो डिफरेंस क्या होता है? और डिफरेंस ये है कि टेलीस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो इट हैज ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड अपर्चर। बिल्कुल, इट हैज ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर। अपर्चर मतलब डायमीटर ऑफ लेंस। डायमीटर ऑफ द लेंस। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? इट हैज ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ वेरी स्मॉल फोकल लेंथ। It has objective lens of very small focal length and short aperture. आईपीस भी इनके डिफरेंट ही होते हैं, तो आईपीस के रिगार्डिंग भी एक पॉइंट हम लिख ही लेते हैं। तो आईपीस कैसा होता है इसका? स्मॉल फोकल लेंथ, स्मॉल अपर्चर। इट हैज आईपीस लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ एंड स्मॉल अपर्चर। और इसमें भी स्मॉल फोकल लेंथ होता है, मॉडरेट अपर्चर। मॉडरेट अपर्चर लिखना इसमें। बेसिकली इस वाले आईपीस से कंपैरिजन कभी करते ही नहीं है, क्योंकि दोनों मशीन अलग अलग हैं, दोनों इंस्ट्रूमेंट अलग अलग हैं। हमेशा इस आईपीस का इस ऑब्जेक्टिव से कंपैरिजन होता है, इस आईपीस का इस ऑब्जेक्टिव से कंपैरिजन होता है। तो ये जो स्मॉल स्मॉल हम लिख रहे हैं, स्मॉल लार्ज या मॉडरेट शॉर्ट, ये सब विद इन द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की कंपैरिजन है, कभी अक्रॉस द टू नहीं होता। बट यहाँ पे बोल रहे करने के लिए तो थोड़ा पॉइंट्स बनाने के लिए यहाँ पे लिख दिया है। So that's how it is. ओके, इसके बाद जो सवाल दे रखा है वो सवाल किस पे बेस्ड है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के कौन से वाले केस पे? नॉर्मल एडजस्टमेंट पे। नॉर्मल एडजस्टमेंट में कहाँ बनती है फाइनल इमेज? इन्फिनिटी पे। फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी। और हमें जो दे रखा है इन्होंने फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव और फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, वो नोट कर लेते हैं एक बार। सो कितना कितना है? एफ नॉट कितना है? 1.25 सेंटीमीटर। और एफ ई कितना है? 5 सेंटीमीटर। सो ये है 1.25 सेंटीमीटर। देखो, वेरी स्मॉल फोकल लेंथ एंड स्मॉल फोकल लेंथ, जो बातें हमने ऊपर लिख रखी है उसी से मैच खा रहा है। यस सर। हाँ, ये है वेरी स्मॉल फोकल लेंथ और ये है स्मॉल फोकल लेंथ। तो ये हो गया। इसके बाद क्या बोल रहा है? कितना चाहिए मैग्निफिकेशन? 30। यस सर। मैग्निफिकेशन का यूनिट क्या होता है? यूनिट नहीं होता।
यूनिट नहीं होता है इसका, करेक्ट। सो कैपिटल एम है 30। यूनिट क्यों नहीं होता? बिकॉज इट इज अ प्योर रेशियो, Pure राइट? ratio. ठीक है, निकालना क्या है? Sorry. In the position of object. U not. हाँ परफेक्ट, हमें यू नॉट निकालना बोला है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द ऑब्जेक्टिव, यानी कि यू नॉट निकालना है कि ऑब्जेक्टिव लेंस से कितना दूर रखना चाहिए ऑब्जेक्ट को जिससे कि ये चीज अचीव हो जाए। तो हमें यू नॉट निकालना है, दैट इज करेक्ट। अब यहाँ पे हमें फॉर्मूले चाहिए होंगे। सो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा बना ही लेते हैं। सो लेट्स ड्रॉ दी रेट डायग्राम, तो उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी ये एकदम से। सो यहाँ पर बहुत बहुत और ऑब्जेक्टिव लेंस का जो फोकस पॉइंट है उसके पीछे रखते हैं अपने ऑब्जेक्ट को जिसको हमें देखना चाहते हैं, जिसको हम बड़ा करना चाहते हैं। और यहाँ बनेगी ए डैश बी डैश। ये बनाई है किसने? ये बनाई है ऑब्जेक्टिव लेंस ने। और ये क्योंकि उल्टी है, दिस इज अ रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज है ये। इसको और बड़ा कौन कर देगा? Eyepiece lens. आईपीस लेंस। आईपीस लेंस इमेज कहाँ बनाएगा? So infinity. इन्फिनिटी पर। तो अगर ये इन्फिनिटी पे बनाएगा तो आपको दो रेज लेनी है और दोनों को आपको पैरेलल दिखाना है। तो इस तरीके से बना लेना। अच्छा, कोई भी कॉन्वेक्स लेंस इमेज इन्फिनिटी पे बना रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा उसका? Focus. फोकस पर। तो ये जो ए डैश बी डैश है ये कहाँ रखा हुआ है? आईपीस के FE. बिल्कुल, ये जो पॉइंट है ये बी डैश, ये एफ ई बी है, कैपिटल एफ ई। ठीक है, यानी कि ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस FE. 5 सेंटीमीटर्स। 5 centimeters. ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस वी नॉट। 1 point. वी नॉट वी नॉट वी नॉट, एफ नॉट नहीं, एफ नॉट नहीं, वी नॉट। ये टेलीस्कोप नहीं है। 5 minus 1.25. नहीं 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 नहीं, नहीं। ये वाला डिस्टेंस होगा वी नॉट। वी नॉट इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि ये है ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज डिस्टेंस, राइट? Yes sir. और ये क्या होगा? यू नॉट। यही U. निकालना है हमको, ये निकालना है। ऑल राइट, सो नाउ दिस इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप का नॉर्मल एडजस्टमेंट। क्या हमें फॉर्मूला पता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए? क्या होता है? कैपिटल एम का फॉर्मूला ये याद है ना? एमओएमई। MOME. Yes sir. एमओएमई, Yes, sir. ठीक है। तो अगर आप बात करते हो एमओएमई आपका जनरल फॉर्मूला है, राइट? दिस इज द जनरल Yes फॉर्मूला sir. फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अगर आपको बनाना है नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए तो फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, अच्छा ये चीज याद है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करता है? I. आईपीस। Eyepiece. Eyepiece. Yes. जो आईपीस लेंस है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, ये बिहेव करता है सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह। तो सिंपल माइक्रोस्कोप के फॉर्मूले क्या क्या थे? एम इज इक्वल टू क्या? एम इज इक्वल टू डी E अपॉन यू, upon UE. U. एम इज इक्वल टू डी अपॉन एफ, और एम इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ। D upon F. ये था एम मिन और ये था एम मैक्स, करेक्ट। एम मिन कब होता है? जब नॉर्मल G एडजस्टमेंट पे में। होती है. Yes sir. Normal adjustment. नॉर्मल एडजस्टमेंट में जब इन्फिनिटी पे बनती है। Infinity रहती है तो normal. कब होता है? नियर पॉइंट एडजस्टमेंट में, जब बनती है डी पे। ठीक है, magnification exactly, like basically it is image distance upon object distance। यहाँ पर मैग्निफिकेशन आईपीस लेंस तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा डी अपॉन एफ ई। आप लोगों को मेरी आवाज तो आ रही है ना?
मेरे में बीच में कट रही है। पास ब्रेक हो रही है, वही कट रही है, कट रही है हाँ ये से ब्रेक हो रही है बस। एक यार। वही कट रही है। हाँ कट रही है, ब्रेक हो रही है, क्रैक हो रही है, व्हाटएवर। तो बात ये है कि देयर इज नथिंग मच आई कैन डू हियर। सो लेट्स सी। ओके, तो ये लिख लिया आपने, वी नॉट अपॉन यू नॉट और डी अपॉन एफ ई वाला। यस, ठीक हाँ है। यस। डी अपॉन एफ ई क्यों लिखा है हमने? क्योंकि डी अपॉन एफ लेते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट में, सिंपल माइक्रोस्कोप में। तो यहाँ पे कैपिटल एम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वी नॉट अपॉन वी यू नॉट नॉट। अपॉन डी डी अपॉन एफ। बिल्कुल। So just keep this formula handy with you and keep these formulas handy with you so that you can play in such questions. तो ये हो गया। हमको निकालना क्या है? तो यू नॉट। U नॉट निकालना है, हमको निकालना है U नॉट। तो एक काम करते हैं, इसमें वैल्यूज प्लग इन करते हैं। तो M कितना है? 30। 30 यस सर। 30 एंड V नॉट अपॉन U नॉट। D कितना होता है? 25 25 FE कितना है? FE यस। FE 5 है ना? 5 5 सेंटीमीटर। FE is 5। सो यहाँ से आपको मिल जाएगा V नॉट इज इक्वल टू कितना? 6 यूनिट। 6 U नॉट। ठीक है, हमें U नॉट निकालना है। तो एक काम करते हैं, हम लगाते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस है ना, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए लगा दो लेंस फार्मूला। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अगर आप ऑब्जेक्टिव के लिए लगा रहे हो तो क्या लिखोगे? 1/ क्या? ऑब्जेक्टिव के लिए 1 अपॉन एफ। F4 ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ कितना है? का 5, ऑब्जेक्टिव का 1.5। अच्छा, व्हाट्स अ 1. वैल्यू? वैल्यू 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 हाँ हाँ, 1.5 आई थॉट वेरिएबल। यहाँ पे आ जाएगा 1.25 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा? V नॉट। वी नॉट और यहाँ पे क्या आएगा? माइनस U नॉट या U नॉट? माइनस यू नॉट। माइनस। माइनस क्यों? साइन कन्वेंशन। साइन का। हमें क्या निकालना है? यू नॉट U नॉट। तो V नॉट को कर देते हैं एलिमिनेट। V नॉट कितना है? 6 यू नॉट। 6 U नॉट। तो करते हैं एलिमिनेट, आपका आ जाएगा आंसर 25 4 25 5 यार है क्या? 35/24। ट्वेंटी फोर अपॉन। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। यार है। यस सर। ये U नॉट चीज क्या है? इट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव। हाँ, यार अब इसको निकाल लेते हैं डेसिमल्स में कितना आ रहा है ये। 35 हुआ तो डिवाइड 24 से 2 24 कितना आएगा? 11। 11 फिर जीरो लगा दो, डेसिमल लगा दो, कितना आएगा? 4 4 96। 14 लगा दो जीरो, कितना आएगा? 5 5 5 5 से 120 120 कितना 20 आएगा? एक और लास्ट 7 8 8 आ रहा है क्या? हाँ 8। 16 और 192। 192 बस काफी है। यानी कि U नॉट कितना आ गया? 1.458 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर आ रहा है। यस सर। लिखेंगे 10 द ऑब्जेक्ट। जब भी आप रे ऑप्टिक्स का सवाल सॉल्व करोगे तो इंग्लिश में जरूर लिख के आना है। 10 द ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड 1.458 सेंटीमीटर्स। क्या लिखेंगे आगे? बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। बिहाइंड रहा है, इन फ्रंट ऑफ। हाँ ऑब्जेक्टिव वही, मतलब ऑब्जेक्टिव के पीछे। हाँ मतलब हाँ वो तरीका है कहने उसके का। सामने सामने, हाँ उसके सामने। Object must be placed 1.458 centimeter in front of the objective lens. So this is our final answer. चलते हैं आगे। So this is done. अब करते हैं question number 30. Question number 30 तो ट्रांजिस्टर का है, so this is not in our syllabus, so we'll skip this.
दिस वन इज नॉट इन सिलेबस। इसका और पार्ट क्या बोल रहा है? ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ अ full wave rectifier यूजिंग पीएन जंक्शन junction डायोड, diode. एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। यानी कि एक तो सर्किट डायग्राम बनाना है, एक वर्किंग समझानी है, और आउटपुट एंड इनपुट वेवफॉर्म्स करनी है। ये किया है ना कभी? हाँ yes sir. Yes, sir. अच्छा, रेक्टिफायर क्या करता है? एसी का डीसी? Alternating yes. currents to Unidirectional. dash. बिल्कुल बिल्कुल। अरे केविन, लाइट आ गई क्या? हाँ yes. हाँ सर आप ही सर। ठीक है, तो 30th का करते हैं और पार्ट। इसके और पार्ट में बात हो रही है किसकी? फुल वेव Full wave rectifier. रेक्टिफायर की। कितनी डायोड लगेंगी? 2. 2 लगेंगी। लिखते हैं कि इट इज अ सर्किट विच कंसिस्ट्स ऑफ, इट इज अ सर्किट विच कंसिस्ट्स ऑफ 2 क्या? Diode. Diodes. PN junction diodes. हाँ Junction. हाँ जी, 2 पीएन जंक्शन डायोड्स which work in complementary roles, which work in complementary roles to convert कौन सी वेवफॉर्म टू कौन सी वेवफॉर्म? DC Alternating waveform contraction. to unidirectional, Unidirectional. हाँ, आउटपुट वेवफॉर्म। और ये एक्टिविटी घर में कौन से डिवाइस में हो रही है? Charging adapter. चार्जिंग अडेप्टर में। बिल्कुल, ये बातें हमने की है ना? Yes sir. ठीक है, सो लेट्स ड्रॉ दी सर्किट डायग्राम फॉर अ फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट। सो यहाँ पे क्या आएगा सबसे पहले? Alternating सोर्स। So yes sir. हाँ भाई, हमारे घर में जो सॉकेट बोर्ड है ये वही है। इसके बाद क्या लगेगा? प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। और ये बीच में क्या है? वर्टिकल लाइंस, सॉफ्ट आयरन कोर। Soft iron core. कॉइल। ठीक है, ये पूरी की पूरी चीज क्या है? व्हाट इज दिस? Transformer. सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर। सेंटर टैपिंग कर देंगे इसकी। तो इसको ऐसे करके आप एक यूनिट बना के जस्ट डाल लेना, ऐसे करके यहाँ पे लिख देना सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन। बहुत बढ़िया। यहाँ क्या लिखेंगे? V इज इक्वल टू V0 sin omega t. V नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर P1, यहाँ पर P2, यहाँ पर S1, यहाँ पर S2, यहाँ पे क्या लगाएंगे? डायोड नंबर। डायोड D1 और नीचे डायोड D2. डायोड D2, डायोड D2। इसमें ये ट्राइंगल क्या होता है? P या N? P. P। और वर्टिकल लाइन N होता है, तो ये P और ये N। अब करेंगे इसकी सेंटर टैपिंग। इसको कर देंगे क्लोज यहाँ से इस तरीके से। और इसकी जब आप करोगे सेंटर टैपिंग तो एक जॉकी टाइप से यहाँ पे लगा देंगे। ये सिर्फ एक सर्किट बनाने का तरीका है। ऐसे टपा देंगे और यहाँ पे लगा देंगे क्या? लोड रेसिस्टर। लोड रेसिस्टर। यही हमारा फोन है जिसको हम चार्ज करना चाहते हैं। और क्या मिलेगा यहाँ पे? ऑल्टरनेटिंग या यूनिडायरेक्शनल? यूनिडायरेक्शनल आउटपुट मिल जाएगा। कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? Continuous. कंटिन्यूअस। इसको बोल देंगे x, इसको बोल देंगे y, और इस पॉइंट को बोल देंगे कैपिटल A, इस पॉइंट को बोल देंगे कैपिटल B। ये तो हो गया इसका सर्किट डायग्राम। ये आप लोग बना लोगे ना एग्जाम में? यस सर। Yes sir. जब भी होगा। ठीक है, वर्किंग करते हैं इसकी। वर्किंग में क्या लिखेंगे? ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ ऑफ द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट AC। इनपुट AC। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट AC। ये जो हमने इनपुट AC लगा रखा है, इसका इस तरीके से छोटा सा ग्राफ बना लो। तो हम बात कर रहे हैं अभी इसके पॉजिटिव हाफ साइकिल की, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं अभी। फिर बात करेंगे इसकी। तो जब ये आएगी तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, तो सामने भी म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव, तो कैपिटल A हो जाएगा पॉजिटिव, कैपिटल B हो जाएगा नेगेटिव। तो लिखेंगे A एक्वायर्स पॉजिटिव पोलैरिटी एंड B एक्वायर्स नेगेटिव पोलैरिटी। अगर A पॉजिटिव है तो डायोड D1 की बायसिंग कैसी हो जाएगी? फॉरवर्ड बायस। Or vice. फॉरवर्ड बायस्ड।
therefore diode D1 gets forward bias. फॉरवर्ड बायसिंग में कंडक्शन होता है क्या? Yes, sir. Yes, yes. और रिवर्स में होता तो है लेकिन ना के बराबर होता है। Not हाँ, your- हाँ, तो मान के चलेंगे कि नहीं होता है यहाँ पर। सो डायोड D1 गेट्स हॉट बायस्ड, डायोड D2 गेट्स रिवर्स बायस्ड। तो देयरफॉर D1 कंडक्ट करेगा करंट एंड D2 कंडक्ट नहीं करेगा। D1 कंडक्ट्स एंड D2 डज नॉट कंडक्ट। डज नॉट कंडक्ट व्हाट? करंट। Correct. तो अगर ये कंडक्ट करेगा तो हम देखते हैं कि करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा। तो करंट जाएगा इस रास्ते से, ऐसे करके जाएगा करंट, ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके जाएगा यहाँ से। तो x से y की y से x, एक से बार x से y, x से y। तो लिखेंगे कि करंट फ्लोज किसके अंदर? RL के अंदर। कहाँ से कहाँ? इन RL फ्रॉम x टू y। इसके बाद लिखेंगे ड्यूरिंग द negative half cycle of input AC. हाँ, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट AC। इस बार क्योंकि पोलैरिटी चेंज हो जाएगी तो क्या लिखेंगे? A एक्वायर्स Negative polarity. नेगेटिव पोलैरिटी। और ऐसा होने की वजह से डायोड D1 गेट्स Reverse biased. हाँ, आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे हो ना साथ साथ? हाँ, yes sir. Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. ओके। B acquires positive polarity, therefore diode D1 gets Reverse biased. फॉरवर्ड बायस कर देंगे यहाँ पे D2 के लिए, सॉरी। तो इस बार कौन कंडक्ट नहीं करेगा? D D2 D1 नहीं करेगा. D1 नहीं करेगा, D2 करेगा. D2 करेगा। D2 कंडक्ट्स करंट। ठीक है, तो D1 डज नॉट कंडक्ट करंट एंड D2 कंडक्ट्स करंट थ्रू इट। तो कहने की बात ये है कि रेक्टिफिकेशन जो हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है? रेक्टिफिकेशन हो रहा है। रेक्टिफिकेशन का प्रिंसिपल लिख लेते हैं, काम करते हैं यहाँ पे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये। तो रेक्टिफिकेशन का प्रिंसिपल क्या है? सारा फंडा बायसिंग का ही तो है Yes, sir. कि अ डायोड कंडक्ट्स इन व्हिच बायस? Forward bias. फॉरवर्ड बायस, एंड डज नॉट कंडक्ट इन Reverse bias. bias. अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं डज नॉट कंडक्ट, तो हम मान के चल रहे हैं कि वो डायोड आइडियल है, यानी कि वो फॉरवर्ड में मस्त कंडक्ट करता है और रिवर्स में कंडक्ट नहीं करता है। हम ये मान के चल रहे हैं डज नॉट कंडक्ट इन रिवर्स बायस। सो डोंट टेक इट ऑन अ फेस वैल्यू कि हाँ यही हमेशा ऐसा होता है। तो यहाँ पे इम्प्लिसिट है, इम्प्लाइड है कि वो जो डायोड है वो एक आइडियल डायोड माना जा रहा है। और आजकल इतने अच्छे अच्छे डायोड्स आ गए हैं कि उसको हम मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। A diode conducts in forward bias and does not conduct in reverse bias. So this is the principle of rectification. यानी कि डायोड दिखाता है सेलेक्टिव कंडक्शन, लिखेंगे दैट इज डायोड एग्जिबिट्स क्या? Selective conduction. सेलेक्टिव कंडक्शन। इट इज अ यूनिलेटरल एलिमेंट। ये बातें की थी हमने। Unilateral मतलब? यूनिलेटरल मतलब कि एक पर्टिकुलर फैशन में अगर बायसिंग होगी तो ही करेगा कंडक्ट। अगर बाइलेटरल, जैसे रेसिस्टर होता है, रेसिस्टर को फर्क नहीं पड़ता कि पोलैरिटी क्या है आपके सेल की, इसको फर्क पड़ता है। तो रेसिस्टर एक बाइलेटरल एलिमेंट है, यानी कि कैसे भी लगा दो कंडक्शन बढ़िया होगा। लेकिन डायोड में एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में ही कंडक्शन होगा, दूसरे अरेंजमेंट में कंडक्शन नहीं होगा। तो इसे हम बोलते हैं यूनिलेटरल एलिमेंट। Okay, sir. हो गया। अब हमारे को क्या करना है? हमें चेक करना है कि इस बार इस सेकंड वाले केस में, नेगेटिव हाफ साइकिल वाले केस में करंट कैसे फ्लो करेगा। तो करंट जाएगा इस बार D2 से कि D1 से? D2 से। ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इसके नीचे से होते हुए ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे होते होते ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो कहाँ से जा रहा है? x से y, y से x? x से y। तो हमने ये मेक श्योर कर लिया कि करंट हमेशा x से y ही जा रहा है। किसके अंदर? Rectifier. Full wave rectifier. RL के अंदर करंट जा रहा है। Therefore again current flows in load resistor from
x to y, तो नो मैटर व्हाट साइकिल इट इज, करंट हमेशा x से y ही फ्लो कर रहा है, यानी कि करंट इज यूनि डायरेक्शनल, देयरफॉर करंट इज यूनि डायरेक्शनल, फुल स्टॉप। अब क्या करेंगे, इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म्स बनाएंगे। सो लेट्स से दिस इज द इनपुट वेवफॉर्म टाइम के रिस्पेक्ट में, and here we'll take the output. Let us take a single y-axis and two x-axis here. So this is time. So ये जाएगा आपका sine waveform like this. So this is one cycle and this is the second cycle. And partitioning कर लेते हैं यहाँ पर just to keep a track of how things are happening. So अगर ऐसे आप मार्क करोगे इनको, तो आउटपुट में क्या दिखेगा आपको? सर सारे ही ऊपर होंगे, Yes, sir. यानी कि यूनि डायरेक्शनल। ऊपर वाला कैसा है? ऑल्टरनेटिंग, कभी प्लस माइनस प्लस माइनस, ये हमेशा प्लस 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 माइनस प्लस माइनस, ये हमेशा प्लस प्लस प्लस। यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके अंदर? ड्यू टू D1, ड्यू टू D1, ड्यू टू D1, ड्यू टू D2, यानी कि ये जो आउटपुट आया है ये D1 की वजह से आया है, इसमें D1 था फॉरवर्ड बायस, ये आया है D2 की वजह से, इसमें D2 था फॉरवर्ड बायस, इस तरीके से। सही हो गया, ये ड्रॉ कर लिए? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो इस तरीके से आई गेस ये हमारा हो गया है। इसके बाद क्या है, और गेट ये है नहीं सिलेबस में, नैंड गेट भी नहीं है, सो विल स्किप दिस वन एंड दैट्स इट फॉर 2012 पेपर। तो आगे चलते हैं, अब जो नेक्स्ट पेपर है हमारा दैट इज गोइंग टू बी दिस वन। कौन सा वाला? 2011 करेंगे हम। सो 2011 करते हैं। There are 30 questions in this paper, so let's see. Question number 1 किस चैप्टर से है? Chapter 1. नहीं, chapter 2. Chapter 2. A point charge capital Q is placed at point O as shown in the figure. Is the potential difference VA minus VB positive, negative or zero if first part Q is positive, second part Q is negative? किया हुआ होगा आप लोगों ने क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट में ये एक पॉजिटिव चार्ज है, सेकंड पार्ट में ये एक नेगेटिव चार्ज। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? Radially outwards. रेडियली आउटवर्ड्स। क्या क्या चीज चेक करने के लिए बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना VA माइनस VB, ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो होगा, दोनों केसेस में। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है? हाँ, yes, sir. यस सर। ठीक है, तो कर लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल सवाल है। ये है प्लस Q इन द फर्स्ट पार्ट और ये है माइनस Q इन द सेकेंड पार्ट। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? Radially outwards. आउटवर्ड्स या रेडियली, हाँ रेडियली आउटवर्ड्स, और इसकी Radially inwards. रेडियली इनवर्ड्स। ठीक है। क्या हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल Decreases. डिक्रीज करता है? इलेक्ट्रिक, इसको लिख लो एक बार, सही रहेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ क्या? Electric field. हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अब यहाँ पर दो पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं इन्होंने, एक पॉइंट है कैपिटल A, एक पॉइंट है कैपिटल B, तो वो भी आप मार्क कर लो। हमें किस चीज का साइन देखना है? VA माइनस VB। VA minus VB का, yes, sir. अब मेरे को बताओ कि इस फर्स्ट पार्ट में कौन से वाले पॉइंट पर कम पोटेंशियल होगा? B. B पर, और A पर ज्यादा होगा, तो यहाँ पर VA माइनस VB कैसा आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट तो यही है ना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन डायरेक्शन ऑफ Electric field. यहाँ पर कौन से पे कम होगा? So A में कम होगा. A में कम होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में गिरावट आती है, तो यानी कि VA माइनस VB Negative. नेगेटिव होगा।
आप लोग भी इस क्वेश्चन को ऐसे ही अप्रोच करते हैं ना? हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है डिक्रीज करता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड। ओके, सो दिस इज डन। क्वेश्चन नंबर 2, ये किस चैप्टर से है? सेकेंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। EM waves। यस, बार जरा देख लो इसको। अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल्स इन वैक्यूम अलोंग z डायरेक्शन। तो ये जा रही है z डायरेक्शन के अलोंग, पॉजिटिव मान लेंगे। व्हाट कैन यू से अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स? क्या हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड एंड और मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। और कुछ? और कुछ? क्या हमें याद है कि ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है? हाँ यस सर, ई क्रॉस बी। ये चीज ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर दे रखा है कि EM वेव कहाँ जा रही है? जेड डायरेक्शन। Z में जा रही है। जी। तो पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या? तो भाई हम जानते हैं ना साइक्लिसिटी, I कैप J कैप K कैप, जानते हो ये चीज? यस सर, आई तो क्रॉस सी करने में। I क्रॉस J करेंगे तभी तो K कैप पैदा होगा। यस सर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ नाच रही है? I कैप में, कैप में। x एक्सिस के अलोंग, और मैग्नेटिक फील्ड y एक्सिस के वाई अलोंग। एक्सिस। बिल्कुल। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। इसको लिख लेते हैं यहाँ पर कि हमारे पास एक फैक्ट है, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ क्या? हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EM वेव इज अलोंग क्या? जेड एक्सिस। है ना ना, कॉन्सेप्ट क्या है? अच्छा, ई ई क्रॉस बी। हाँ हाँ, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, गिवन डेटा पे। तो गिवन है कि जो डायरेक्शन है वो है K कैप के अलोंग इज इक्वल टू K कैप। तो ये K कैप कैसे आएगा? जब I कैप क्रॉस J कैप किया जाएगा, राइट? देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे? अलोंग एक्स x axis and direction of oscillating magnetic field is along y axis. y axis, correct। ये वाली चीज आप लोगों ने पढ़ी है ना पहले? ये क्रॉस भी वाली? Yes. ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। ऑलराइट, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 किस चैप्टर से है? चैप्टर 3 से। तो एक बार देख लो इसको, क्या मांग रहा है ये। A resistance capital R is connected across a cell of EMF E and internal resistance small r। तो बना लो एक सर्किट डायग्राम। सेल का EMF E है, उसका रेजिस्टेंस R है और रेजिस्टेंस कैपिटल R लगा हुआ है। So let us draw the circuit diagram. So this is capital R and it is being fed by a cell whose EMF is E and whose internal resistance is small letter r। फिर क्या बोल रहा है? A potentiometer now measures the potential difference between the terminals of the cell as V। पोटेंशियोमीटर ने क्या नापा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल, यानी कि सेल का टीपीडी। जब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो पोटेंशियोमीटर ने बताया कि VA माइनस VB कितना है? V के बराबर। ये ना कि पोटेंशियोमीटर नाउ मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल एज कैपिटल लेटर V। तो ये हमको गिवन है, इसी को बोलते हैं ना हम टीपीडी। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसका? ऑफ द सेल। अच्छा, ये कौन सी स्टेट है सेल की? डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग स्टेट होगी क्योंकि करंट ऐसे करके जाएगा। सर वो डेरिवेशन है R E upon V minus 1 वाली।
बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, डेरिवेशन ही नहीं थी। यस, तो ये जो है इसमें ये है डिस्चार्जिंग स्टेट ऑफ सेल। डिस्चार्जिंग स्टेट ऑफ सेल में पीपीडी क्या होता है? equal V to is E equal to minus E minus IR. E minus I. आर छोटा या बड़ा? छोटा 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 आर छोटा. छोटा, क्योंकि सेल की बात हो रही है तो छोटा आ जाएगा। ठीक है, ये क्या करने के लिए बोला है? राइट द एक्सप्रेशन फॉर छोटा आर इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ, टीपीडी एंड कैपिटल आर। हमको निकालना है आर एज अ फंक्शन ऑफ ईएमएफ, टीपीडी एंड रेसिस्टेंस आर विच इज द एक्सटर्नल रेसिस्टर। ये निकालना है हमको। ठीक है, छोटा आर निकालना है। Yes, sir. छोटा आर क्वेश्चन मार्क है बेसिकली आपका। तो क्या करेंगे, और कुछ आ रहा है दिमाग में? देखो ये बताओ कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आंसर में आ सकती हैं। सर आई को छोड़ के E हाँ, आई को छोड़ के सब आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। V अपॉन R. तो ये बताओ कि सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी? इसको बोल दो फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी? ओम्स लॉ। V is equal to IR. E equal to IR plus R. सर्किट में करंट ड्राइव कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस E, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, राइट? Yes, yes. हाउ मच इज दैट? दैट इज कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। Plus small r. तो यहां से करंट कितना आ जाएगा? E upon R plus R. ठीक है, हमें किसको एलिमिनेट करना है? I. आई को। इसे यहाँ पे कर देंगे सब्स्टिट्यूट। Therefore V is equal to E minus E छोटा r अपॉन बड़ा R प्लस छोटा r। एलसीएम कितना आएगा? R plus R. अच्छा एक चीज बताओ, आप लोगों को ये वाली बात तो क्लियर है ना कि ओम्स लॉ ऐसे क्यों लगा दिया? ये सही है ना? हाँ ये सब. Yes, sir. क्लियर है ना? ठीक है, ठीक है। यहाँ पे E क्यों आया, V क्यों नहीं आया? E है. क्योंकि E ही है जो पोटेंशियल डिफरेंस ड्राइव कर रहा है करंट को, है ना? Yes, sir. हाँ, V ड्राइव नहीं कर रहा। V तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। हमें चाहिए कि वो कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि करंट को ड्राइव कर रहा है। तो ओम्स लॉ में हमेशा यहाँ पे वो आता है। तो कभी भी मतलब डोंट गेट मिसलेड बाय दिस कि V इक्वल टू आई आर बोल के आप जो है खराब कर दो उस चीज को। सो जस्ट बी केयरफुल देयर। ऑलराइट, तो याद रहेगा V इज इक्वल टू ई आर प्लस ई स्मॉल आर माइनस ई स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। कुछ कट रहा है? ई स्मॉल आर कट रहा है। Yeah, is one. So V is equal to E capital R upon capital R plus small r. तो VR plus V small r is equal to E capital R। क्या निकालना है? Capital R equal to स्मॉल r निकालना है ना? small r. हाँ, small r. हमें स्मॉल r निकालना है, कैपिटल R निकालना है? Small r निकालना है. स्मॉल r Capital निकालना R है। या V के terms. हाँ, यहाँ पे कर दो उसको डिस्ट्रीब्यूट। तो कितना आ जाएगा? E अपॉन V माइनस वन इंटू Capital R. कैपिटल R। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने कौन कौन सी बातों का यूज किया? एक तो डिस्चार्जिंग इक्वेशन क्या होती है, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, Minus और दूसरा ओम्स लॉ वाला फॉर्मूला। तो ये दो चीजें हमने यहाँ पे यूज करी हैं। चले आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तो सिलेबस में नहीं है, परमेबिलिटी तो कट चुका है ये वाला पार्ट, तो विल नॉट डू दिस। नंबर 5 किस चैप्टर का है? Variation of deep wave optics. dual nature हाँ? का. डुअल नेचर, हाँ इधर डुअल नेचर का है। तो हमें ग्राफ बनाना है, क्या वर्सेस क्या? De Broglie De wavelength. Broglie wavelength. Potential. हाँ, किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए, जो कि एक्सेलरेट किया गया। व्हाट इज द फार्मूला फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन फॉर दिस पर्टिकुलर सिनेरियो? अच्छा ये बताओ कि डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा Lambda equal to h upon H mv. upon MV. हाँ, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन मोमेंटम। हाँ yes. H upon p. H upon under root 2 and k. Then h upon under. हाँ हाँ,
तो QV। हाँ ये बड़ा V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। छोटा V क्या है? वेलोसिटी। छोटा V क्या है? वेलोसिटी और बड़ा V पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस। हमें क्या बनाना है? ग्राफ कौन सा? क्या वर्सेस क्या? लैम्डा वर्सेस V कैपिटल V कैपिटल V बनाना है। तो कैसा रिश्ता है दोनों में? इनवर्सली है हाँ, मतलब एक तरीके से सॉर्ट ऑफ हुई है ना कि अगर हाँ V को एक बढ़ाओ तो सॉर्ट लैम्डा ऑफ घटेगा। सॉर्ट ऑफ, यस दिस इज नॉट एग्जैक्टली इनवर्स, Yes. ये सॉर्ट ऑफ है क्योंकि स्क्वायर रूट है यहाँ पर। तो बना दो, सिंपल है। तो सो ऑन दी y एक्सिस यू विल टेक व्हाट? लैम्डा, एंड ऑन दी x एक्सिस यू विल टेक कैपिटल V। अगर V को बढ़ाएंगे तो लैम्डा घटेगा या बढ़ेगा? को बढ़ाएंगे तो लैम्डा घटेगा तो कैसा होगा? ऐसे फॉल करेगा एज इफ इट इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, राइट? Yes, sir. बट इज इट अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? No, नो, sir. नो इट इज। यस। सो ये आ जाएगा आपका ग्राफ इसका। सो दैट्स व्हाट वी हैव। क्लियर ड्रॉ? Yes, sir. ओके। नंबर 6 में क्या बोल रहा है ना? ट्रांजिस्टर। Transistor. सिलेबस में नहीं, ट्रांजिस्टर सिलेबस में नहीं है। नंबर 7 क्या है? डिफाइन द टर्म Whatless. वॉटलेस करंट। यहाँ पे एस आना चाहिए, वॉटलेस करंट। कभी सुना है इसके बारे में, वॉटलेस करंट के बारे में? अच्छा, सुना तो है। सुना तो है, वैसे ये कट चुका है मोस्ट लाइकली, जो मेरे को लग रहा है वॉटलेस करंट कट चुका है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है, तो एक बार लिख लेते हैं। आप लोगों को पता तो है ही वैसे, ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरे को ये बताओ कि क्वेश्चन नंबर 7 है ना ये? हाँ। अगर आपने हमने ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में कौन कौन से सर्किट्स पढ़े हैं? प्योरली रेसिस्टिव, प्योरली प्योरली इंडक्टिव प्योरली प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव कैपेसिटिव। ठीक है, ठीक है, बस बस बस। आगे भी बढ़े हैं सीरीज वाले। तो ये हो गया प्योरली इंडक्टिव सर्किट, और आई वांट टू टॉक अबाउट टू सर्किट्स हियर, प्योरली इंडक्टिव एंड प्योरली कैपेसिटिव। Capacitor. हाँ, तो ये जो प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, इसके अंदर क्या रहता है कि एक होता है इंडक्टर कॉइल, एंड उसके अक्रॉस क्या लगाते हैं? एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स। V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, और ये है इंडक्टर कॉइल का इंडक्टेंस कैपिटल L। यहाँ पे होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C, एंड हियर अगेन वी हैव एन ऑल्टरनेटिंग सोर्स V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। नाउ ये बताओ कि इंडक्टिव सर्किट में करंट लैग करता है या लीड करता है? इंडक्टिव में लैग करते हैं कितने से? पाई बाई 2 से किसके रिस्पेक्ट में? Current. करंट के Voltage. वोल्टेज के रिस्पेक्ट में। हाँ वोल्टेज है Current. करंट लैग्स विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज बाय Pi by 2 readings. और विद सर्किट। प्योरली Purely इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव में क्या करता है? lead. करता है किसके रिस्पेक्ट में? वोल्टेज कितने से? Pi by 2. पाई बाय 2 रेडियंस से। ठीक है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर करंट फॉर प्योरली इंडक्टिव सर्किट? आई इज इक्वल टू क्या आता है? V0 अपॉन XL XL. साइन। साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 करेक्ट। यहाँ पे क्या आता है? I इज इक्वल टू V not V upon. नॉट अपॉन एच सी साइन साइन ओमेगा टी ओमेगा प्लस टी प्लस पाई बाय 2। ठीक है। अगर यहाँ पर ये लैग करता है इंडक्टिव में, तो अगर ये है वोल्टेज का फेजर, तो करंट का फेजर नीचे आएगा ऊपर आएगा? नीचे. नीचे कितना नीचे? 90. 90 डिग्री 90 डिग्री नीचे। और यहाँ पर प्योरली कैपेसिटिव में अगर ये है वोल्टेज का फेजर, तो करंट का फेजर कहाँ आएगा? आगे या पीछे? आगे 90 degree. आगे मतलब एंटी क्लॉकवाइज में रेस लग रही है ना? Yes. क्या देगा? 90 डिग्री आगे। तो ये हो गए इनके कौन से डायग्राम्स? फेजर diagrams. डायग्राम हो गए इनके। ठीक है। कितना है फेज डिफरेंस? 90. पाई बाई 2 90। ठीक है, पाई बाय 2 रेडियंस। ओके, ये हो गया आपका फेज डिफरेंस। मेरे को बताओ कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पावर इन AC चैप्टर?
V naught I naught not cos of magnitude. ना 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 ना, V naught कौन सी पावर बता रहे हो? एवरेज पावर बात कर रहे हैं, एवरेज पावर। तो क्या होता है, पी एवीजी इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट कॉस थीटा हाँ यस सर, बाई 2, या यही होता है, बाई 2 होता है ना, by 2 होता है yes sir. बाई 2। हाँ, सो पी एवीजी इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट कॉस थीटा बाई 2। 2 अभी बताओ कि अगर आप बात करते हो प्योरली इंडक्टिव सर्किट की, तो कितना आएगा पी एवीजी? V naught I naught नहीं 0, 0 डिग्री आ जाएगा ना, 0 डिग्री कह रहा हूँ, 0 आ जाएगा। यस सर, और प्योरली कैपेसिटिव के लिए 0। 0 आ जाएगा। ये What कौन is है कल्प्रिट? हु इज द कल्प्रिट हियर? फेज Cos phase difference? डिफरेंस द कल्प्रिट हियर। तो कहने की बात ये है, ये जो दो सर्किट्स हैं, कौन कौन से, प्योरली इंडक्टिव और Purely capacitive. कैपेसिटिव, दोनों में ही जो एवरेज पावर कंजम्पशन है वो कितना है? 0. यानी कि बिजली का बिल नहीं आएगा इन सर्किट्स को अगर लगा दिया तो आपने, बिजली का बिल नहीं आने वाला अगर ये लगा दिया तो, क्योंकि एवरेज पावर कंजम्पशन 0 हो रहा है। इनफैक्ट ये दोनों सर्किट्स एग्जिस्ट नहीं करते रियलिटी में, ये आइडियल सर्किट्स हैं बेसिकली। तो कहने की बात ये है कि इन सर्किट्स में करंट है, हाँ करंट तो है, ये रहा करंट, बट क्या इनके अंदर बिजली का बिल आएगा? बिजली का बिल नहीं आने वाला इनके अंदर। हाँ yes. कहने की बात ये है कि करंट, एक ऐसा करंट घूम रहा है इन सर्किट्स के अंदर जो कि कुछ भी पावर कंजम्पशन क्रिएट नहीं कर रहा है। तो सर्किट्स को हम बोलते हैं वॉटलेस सर्किट्स, ठीक है। Yes sir. ये है वॉटलेस सर्किट्स। वॉटलेस क्यों? क्योंकि पावर खर्च नहीं हो रही इसके अंदर। तो वॉटलेस सर्किट्स कौन कौन से जानते हो? प्योरली इंडक्टिव, और प्योरली purely capacitive. कैपेसिटिव। क्या इन वॉटलेस सर्किट्स में करंट बह रहा है? Current करंट तो है, करंट तो बह रहा है, करंट तो बह रहा है। तो इन सर्किट्स में बहने वाले करंट को बोलते हैं कौन सा करंट? वॉटलेस करंट। current. तो इट इज द करंट फ्लोइंग इन प्योरली इंडक्टिव और प्योरली Capacitive. कैपेसिटिव सर्किट which does not lead to any consumption of power। हमने कभी डिस्कस किया है इसके बारे में कि नहीं किया? हाँ जैसे किया सर, किया है ना, ठीक है। So it is a current flowing in purely inductive purely capacitive circuit does not cause any average power consumption। So this is whatless current, but I think as per my knowledge ये जा चुका है, लेकिन इसमें कुछ था नहीं, हमने पहले कर रखा है, तो दैट्स फाइन। ऑलराइट, नंबर 7 किस चैप्टर से है? ये सॉरी नंबर 7 नंबर 8, नंबर 8। चैप्टर यानी आंसर पता है उसमें से ना, वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। हाँ मतलब रे वेव ऑप्टिक्स कह सकते हो, ठीक है। हाँ यस। यहाँ पे बात हो रही है कौन से फिनोमेना की? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। हाँ, तो जब लाइट करती है रिफ्रैक्ट, तो फ्रीक्वेंसी सेम रहती है क्या? हाँ सर, वो सोर्स में डिपेंड करता है। सोर्स पर डिपेंड करती है, हजारों बार हम ये बात कर चुके हैं। सोर्स पर डिपेंड करती है इस वजह से। और क्या क्या चीजें बदलती हैं? सर ये वेवलेंथ बदलता है, स्पीड बदलती है। बस बस हाँ लिख लेंगे कि इट्स स्पीड एंड वेवलेंथ, ये इट्स कौन है? लाइट। लाइट चेंजेस इन अ वे, ये इस तरीके से बदलती हैं दैट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। अब ये हो गया एक फर्जी तरीका बातें करने का। असली बात क्या है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी सोर्स में डिपेंड। हाँ, लिखेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द सोर्स फ्रॉम विच लाइट इज एमिटेड। ये बात कहीं किताब में पढ़ी है कभी? अगर एनसीईआरटी आके आपके पास हो इसकी 12वीं की, तो जरा एक बार ढूंढना, उसकी फोटो खींच के मेरे को भेजना, जो आपको मिल जाए तो, ठीक है। यस सर।
फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द सोर्स फ्रॉम विच लाइट इज एमिटेड। जिस सोर्स से लाइट एमिट करती है उस पर डिपेंड करती है कि लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो एक बार निकल गई तो रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन, स्कैटरिंग किसी पर डिपेंड नहीं करती बाहर की चीजों पे। तो दिस इज व्हाट इट इज। अच्छा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज थ्री? Relation V equal to nu lambda. between speed of light, wavelength of light and frequency of light is equal V is equal to to nu lambda. Perfect. V is V, या फिर लोग बोलते हैं V is equal to F lambda, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे आप याद कर सकते हो। और अगर हम बात करें वैक्यूम में तो क्या लिखेंगे इस फॉर्मूले को? वैक्यूम में लाइट की स्पीड तो c होती है ना, तो वैक्यूम में क्या लिखेंगे? c is equal to, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है उससे। Yes. हो रही है? शायद नेटवर्क का कुछ इश्यू चल रहा है यार। तो मैं ये कह रहा था कि वैक्यूम में लिखेंगे c is equal to nu lambda। न्यू लैम्डा, यस। बस एक चीज कर लेना कि ये जो v और c है ये तो आपको अलग अलग दिख रहे हैं, ये लैम्डा आपको सेम दिख रहे हैं, ये सेम नहीं है, ये अलग अलग है। तो ये है इन मीडियम, तो इसको लैम्डा m कर लेना, और ये है इन वैक्यूम तो इसको लैम्डा ही रहने देना, जस्ट टू क्लियरली स्टेट कि हाँ लैम्डा भी बदलता है और स्पीड भी बदलती है। क्या चीज नहीं बदलती? फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। Frequency. करेक्ट, ठीक है। अच्छा, अगर हम इन दोनों का रेशियो ले लें, लेट्स टेक दिस एज नंबर 1 एंड दिस एज नंबर 2। इफ यू डिवाइड 1/2 तो क्या आएगा? c अपॉन v इज इक्वल टू क्या? Lambda upon lambda. लैम्डा अपॉन लैम्डा m। अगर हमने यहाँ पे लैम्डा लिया होता, लैम्डा m ना लिया होता तो होता ना, गलती हो जाती। हाँ, तो ये आ जाएगा। तो ये c अपॉन v क्या होता है? दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट? यस, म्यू इज इक्वल टू सी। हाँ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है किसी भी मीडियम का, म्यू इज इक्वल टू c अपॉन v, इट इज इक्वल टू लैम्डा इन वैक्यूम या फिर एयर अपॉन लैम्डा इन मीडियम। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रख लो, काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी सवाल बन जाते हैं कभी कभी। तो म्यू इज इक्वल टू c अपॉन v विच इज ऑल्सो इक्वल टू लैम्डा इन एयर अपॉन लैम्डा इन मीडियम। किसका लैम्डा? लाइट का लैम्डा। लाइट का लैम्डा, लाइट वेव है तो उसका वेवलेंथ है, तो वही बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? टू यूनिफॉर्मली लार्ज पैरेलल थिन प्लेट्स। ये थिन प्लेट्स पढ़ी है हमने चैप्टर 1 के अंदर ना, सिग्मा वाली, वही है ये। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है सिग्मा एंड माइनस सिग्मा, दे आर केप्ट इन द XZ प्लेन। XZ प्लेन में रखी हुई है एट अ डिस्टेंस d अपार्ट। जैसे कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस d होता है, वैसे ही यहाँ पर भी डिस्टेंस d बताया गया है। स्केच एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? प्लस से माइनस। प्लस से माइनस। तो ये बोल रहा है एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बना के बताओ बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे एसोसिएटेड। अच्छा, इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिश्ता होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस के। यस। हाँ, तो ये जो हमारे पास थिन प्लेट्स हैं कौन से प्लेन में रखी हुई हैं? XZ प्लेन में। और कितना दूरी है इनके बीच में? d। और क्या ड्रॉ करना है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो करते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 9, XZ प्लेन। देखो वैसे तो नॉर्मली तो x ये होता है और y ये होता है और z होता है ये, है ना? दिस इज z आउट ऑफ पेपर और गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, दैट इज माइनस z। लेकिन यहाँ पर हमारी जो प्लेट्स हैं वो रखी हुई हैं XZ प्लेन में, तो बेहतर ये रहेगा कि हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें। तो आप इसको बोल दो x एक्सिस नॉर्मली जैसे बोलते हो, और आप इसको बोल दो z एक्सिस, और आप इसको बोल दो कौन सा एक्सिस? y एक्सिस।
लेट्स कॉल दिस एज y एक्सिस। हमारी प्लेट्स कहाँ पे रखी हुई हैं? Exactly. हाँ, द टू थिन प्लेट्स आर केप्ट इन XZ प्लेन। तो ये जो आपको दिख रहा है ये आपका XZ प्लेन है। दिस इज द XZ प्लेन। तो इस वाली ओरिएंटेशन में हम रख देते हैं दोनों प्लेट्स को। तो ये हो जाएगी आपकी एक प्लेट और इसके कितना नीचे, D नीचे, ये जाएगी आपकी दूसरी प्लेट। ये डायग्राम बहुत ही खराब बना है, तो लेट मी जस्ट ट्राई टू ड्रॉ इट अगेन। सो बेसिकली इस तरीके से आप रख दोगे ये प्लेट और ये प्लेट इस तरीके से। सो ये दो प्लेट्स हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल लेटर d। ये रखी हुई है XZ प्लेन में। इसको बोलते हैं कि ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। ये सिग्मा है और ये माइनस सिग्मा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी? मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव। नीचे पॉजिटिव से नेगेटिव। और ये Yes. कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म, यस सर। और कितनी होगी ये? E upon Sigma- epsilon naught. E is sigma sigma upon epsilon naught. सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट। व्हाट इज सिग्मा? Surface charge density. Sigma is the surface charge density, yes. And what is epsilon naught? Of free space. हाँ Permittivity of free space. हाँ, permittivity of free space, correct. ठीक है, हमको क्या ड्रॉ करना है? Equipotential surface. हाँ, तो हम जानते हैं एक फैक्ट है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू Equipotential surface. इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना, आप यहाँ पे ड्रॉ करना चाहोगे तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो लेट अस ड्रॉ दी साइड व्यू। अगर आप साइड व्यू ड्रॉ करोगे तो आपको सिर्फ यहाँ से, अगर आप यहाँ से देखोगे, साइड से यहाँ से देखोगे, तो आपको सिर्फ ये दिखेगा, इसको बोल दो AB, इसको बोल दो CD। तो आपको बस AB दिखेगा एक स्ट्रेट लाइन की तरह, आपको सिर्फ CD दिखेगा स्ट्रेट लाइन की तरह। तो साइड व्यू में आपको सिर्फ एक ये दिखेगा, ये, और आपको ये दिखेगा, राइट? बात समझ में आ रही है? Yes. हाँ, तो ये हो जाएगा सिग्मा वाली शीट, ये हो जाएगी माइनस सिग्मा वाली शीट, और ये रही यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और कॉन्सेप्ट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ऐसे करके बना दो, देखो यही तो है परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, इजंट इट? सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज द Potential surface. समझ में आया कि नहीं आया? Yes sir. Yes sir. यही है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसा रिलेशन है इससे? दे आर परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये ड्रॉ कर लिया? Yes sir. Yes sir. ओके, देखो इसके बाद क्या बोल रहा है? इसके बाद बोल रहा है ये स्केच एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने कर लिया है। फिर बोल रहा है इफ अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m एंड चार्ज माइनस q रिमेन स्टेशनरी बिटवीन द प्लेट्स। एक पार्टिकल है, उसका मास स्मॉल m है और चार्ज माइनस q है, वो स्टेशनरी रह रहा है प्लेट्स के बीच में। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फील्ड? जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बीच में, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसका डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन तो आपको दिख ही रहा है क्या है उसका। कर सो पार्टिकल अगर स्टेशनरी रह गया, चार्ज नेगेटिव है पॉजिटिव है? चार्ज यहाँ पे नेगेटिव है। Yes sir. नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज स्टेशनरी रह रहा है। तो ऐसा क्या हुआ होगा बीच? अगर हम बात करते हैं उस चार्ज की,
तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि ये हमारी प्लेट है, ये एक और प्लेट है, ये सिग्मा वाली है, ये माइनस सिग्मा वाली है, और ये वो चार्ज है माइनस क्यू। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिया हमने? ऊपर से नीचे की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगाती है किस डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन में या ऑपोजिट डायरेक्शन में? Opposite direction. ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इस माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स किस तरफ लगेगी? ऊपर के नीचे? ऊपर नीचे. किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। कितनी? QE? Yes sir. QE या माइनस QE? QE मैग्नीट्यूड है ये। और ये चार्ज स्टेशनरी रह गया, तो नीचे कौन सी फोर्स लग रही होगी? इसका वेट mg। तो लिखेंगे फॉर द पार्टिकल टू बी स्टेशनरी, for the particle to be stationary, force due to electric field should be balancing the weight of the particle. तो QE is equal to mg। तो यहाँ से E कितना आ जाएगा? mg upon q. mg upon q। So this is the magnitude of electric field। हमें क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब देखो डायरेक्शन क्या आ रही है? डायरेक्शन आ रही है नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ? इलेक्ट्रिक फील्ड की तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो नीचे की तरफ है ना? Yes yes sir. sir. ये नीचे की तरफ वाली डायरेक्शन कौन सी है यहाँ पर? हमारी जो प्लेट्स हैं वो कौन सी डायरेक्शन में है? कौन से प्लेन में? अच्छा प्लेट्स। प्लेट्स तो एग्जैक्ट प्लेन. हाँ, अगर प्लेट्स एक्जेड प्लेन में है, देखो यहाँ पर ये है प्लेट, अगर प्लेट्स एक्जेड में है इस तरीके से, एक के ऊपर एक इस तरीके से, और फील्ड नीचे की तरफ है, तो देख पा रहे हो कि माइनस वाई एक्सिस के अलॉन्ग फील्ड है। यस सर. हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है उसकी? अलॉन्ग नेगेटिव वाई एक्सिस। तो लिखेंगे माइनस क्या? जे कैप। क्लियर है? Yes sir. बढ़िया। तो क्वेश्चन में मांगा था इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। कितना आया मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड आ गया mg अपॉन q। डायरेक्शन क्या आ गई? माइनस जे कैप। चलते हैं आगे, इसका और पार्ट कर लेते हैं। आई गेस आपने किया हुआ होगा ये सवाल पहले। तो यहाँ पर बोल रहा है टू स्मॉल आइडेंटिकल इलेक्ट्रिकल डाइपोल्स। इलेक्ट्रिकल क्यों बोल रहा है? इलेक्ट्रिक ही बोल लेते हैं। तो टू स्मॉल आइडेंटिकल, आइडेंटिकल क्या होते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल्स में? आइडेंटिकल क्या होता है? यानी कि उनका डाइपोल मोमेंट सेम होगा। ईच ऑफ डाइपोल मोमेंट p आर केप्ट एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का सिंबल क्या होता है? P p वेक्टर। डायरेक्शन क्या होती है? minus q से plus. माइनस क्यू से प्लस. हाँ, माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो ये जो है ना ए बी की डायरेक्शन क्या होगी, मतलब पी वेक्टर की? बी से या ए से बी? बी से. बी से ए। यस. ये हो जाएगा डाइपोल ए बी। और डाइपोल सी डी में क्या होगा? सी डी में डी से डी से सी। D से C. ये हो जाएगा पी वेक्टर। और कितना एंगल है इनके बीच में? 120. 120 डिग्री। क्या मांग रहे? रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट. हाँ हाँ, ये वेक्टर क्वांटिटीज है ना। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट कैलकुलेशन फॉर वेक्टर्स? r इज इक्वल टू अंडर रूट P square q square ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2ab cos cos थीटा। यहाँ पे थीटा कितना है? 120. 120। और कैपिटल ए कितना है, कैपिटल बी कितना है? कैपिटल ए भी पी है और कैपिटल बी भी पी है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? Yes sir. ठीक है, तो बताओ जरा कितना आ रहा है? ये वाला क्वेश्चन पहले कभी किया है कि नहीं किया? Yes. यस. किया है ना।
पी स्क्वायर प्लस 2pp यानी कि 2p स्क्वायर cos 120 डिग्री। क्या करेंगे अब? ये आएगा कैसे? हाँ पी आएगा कैसे हाँ आंसर? p ही आएगा। व्हाट इज cos 120 डिग्री? -1/2 -12। ठीक है, कैसे किया? माइनस ऑफ कैसे निकाला? 180 - 60 करेंगे। हाँ ठीक है, कौन सा क्वाड्रेंट है ये? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। तो आ जाएगा माइनस का हाफ। ठीक है, सो r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर इंटू माइनस हाफ से 2 से 2 कट जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी 2p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर यानी कि p स्क्वायर। तो रिजल्टेंट आ गया p के बराबर। आप एक चीज याद भी कर लो, इनफैक्ट अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, इक्वल हैं, बिल्कुल दोनों इक्वल हैं और 120 डिग्री पे हैं, तो उनका रिजल्टेंट आता है इक्वल टू ईच ऑफ देम व्हिच इज p इटसेल्फ। अब ये बताओ कि रिजल्टेंट कहाँ से निकलता है? बिल्कुल बीच में से, हाँ यस। अलोंग दी एंगल बाइसेक्टर। तो ये भी तो p ही हो जाएगा, है ना? अब ये जो आपके पास ये वाला p था, ये था आपका x एक्सिस से चिपका हुआ, सॉरी y एक्सिस से, और ये था आपका x एक्सिस। अगर वो एंगल बाइसेक्टर पे आता है तो दोनों से कितने कितने एंगल पर होगा? 60-60, ये यस भी सर। 60 और ये भी 60 डिग्री। तो क्या आप ये देख पा रहे हो कि आपका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट p, रिजल्टेंट जो p के बराबर है, वो y एक्सिस से कितने एंगल पर है? ये जो रिजल्टेंट है ये y एक्सिस से कितने एंगल पर है? 60 डिग्री में। यस यस सर। सर। अगर ये y एक्सिस से 60 डिग्री पर है तो x से कितने पे होगा? 30 डिग्री पे। 30 डिग्री। तो इफेक्टिवली ये निकल के आ रही है बात कि ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये आपका रिजल्टेंट जो कि p के बराबर है, और वो x कितने एंगल पर है? 30 डिग्री पर। 30 डिग्री। बिल्कुल। तो आप कह सकते हो कि जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, ये समझ में आया 30 डिग्री वाला पार्ट? हाँ यस सर। यस सर। तो वो कितना है? वो है p एट 30 डिग्री विद क्या? पॉजिटिव एक्स। पॉजिटिव। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? ये ये वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं निकालते, उसका डायरेक्शन भी पता लगाते हैं। तो इस वजह से हमने ऐसा बताया है इसको। तो ये आ गया वैल्यू है इसकी p, इसका मैग्नीट्यूड p है, और ये कितने पे है? ये 30 डिग्री पे है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और जो रिजल्टेंट है वो एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग होता है, वही फंडा हमने यहाँ पे यूज किया है। आगे क्या बोल रहा है? इफ दिस सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग प्लस एक्स डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी इन्होंने पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो लगा दो आप भी इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड along the positive x direction. What will be the magnitude and direction of the torque acting on this? कितना और किस डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क? P sin theta। P E sin थीटा। ओके, सो टॉर्क निकालना है। टाउ वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। अगर आप अपना टॉर्क का निकालना चाहते हो मैग्नीट्यूड, तो इसे खोल दोगे आ जाएगा पीई इसके और 30 डिग्री, तो आएगा पीई व्हाट इज साइन 30 डिग्री? हाफ, तो आ जाएगा पीई अपॉन 2। सो ये आ गया टॉर्क का मैग्नीट्यूड। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। अब क्योंकि यहाँ पर हो रहा है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। तो आपको क्या करना है? आपको अपने राइट हैंड की फिंगर्स को अलाइन करना है अलोंग दी फर्स्ट वेक्टर व्हिच इज p वेक्टर, और उनको आपको कर्ल करना है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द सेकंड वेक्टर व्हिच इज e वेक्टर। तो यू विल फाइंड कि आपका जो थंब है वो जाएगा इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। सो लिखेंगे यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, यूजिंग राइट हैंड थंब रूल
P vector cross E vector is along minus K cap direction. बात समझ में आ रही है? Yes. तो टॉर्क आ जाएगा PE अपॉन 2 मैग्नीट्यूड वाइज एंड माइनस के कैप इसकी डायरेक्शन है. टॉर्क का क्या होता है यूनिट? न्यूटन मीटर. टॉर्क इज मेजर्ड इन न्यूटन मीटर. तो ये समझ में आ गया माइनस के कैप डायरेक्शन? Yes. माइनस के कैप कैसे आया? आपने राइट हैंड के फिंगर्स को अलाइन करना है पी वेक्टर के अलोंग. पी वेक्टर के अलोंग अलाइन करना है आपको, और फिर आपको फिंगर्स को कर्ल करना है ई वेक्टर की तरफ. तो जब आप कर्ल करोगे तो आपका थंब पॉइंट करेगा इनटू द प्लेन ऑफ पेपर. तो वहां से मिलेगा आपको टॉर्क का डायरेक्शन. जब भी आपके पास होता है क्रॉस प्रोडक्ट, तो डायरेक्शन निकालने के लिए आपको यूज करना होता है राइट हैंड थंब रूल. ऐसे आया ये. तो अभी के लिए इतने करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम करें. Okay, sir. Yes, sir. ओके गाइस, कल करते हैं. Okay, sir. Sure. सी यू नेक्स्ट टाइम. Thank you. बाय, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय.